हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ सैटरडे की स्पेशल सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक की क्लास पे, जिसको अपने प्यार से एसबीटी क्लास भी बोलते हैं। एसबीटी क्लास के अंदर आपको इंग्लिश को बेसिक से अप्रोच करना सिखाता हूँ मैं, लॉजिक के साथ। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखूँगा, हर सेंटेंस में मल्टीपल एरर्स होंगी, बहुत सारी गलतियाँ होंगी। हर गलती को हमें पकड़ना है सेंटेंस को ब्रेक करके। इससे आप लॉजिकली सीखोगे कि ग्रामर को अप्लाई कैसे किया जाता है और सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनी होती है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो इंग्लिश में कॉन्फिडेंस को लैक करते हैं, इस क्लास की मदद से अपनी गाड़ी पटरी पे ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लास थोड़ी सी लेट है आज की, 3-4 दिनों से डिपार्टमेंटल एग्जाम चल रहे थे मेरे, आज फ्री हुआ हूँ। अब अपनी क्लासेस को टाइम पे पब्लिश करेंगे। सभी सेंटेंसेस को द हिंदू से उठाया गया है, तो लेवल इनका अच्छा है। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें इस सेशन को। 5 मिनट की क्लास में आप समझ जाओगे। ऐसा कंटेंट ना तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ना किसी पेड कोर्स में आपको मिलता है। अपनी कोशिश यही है, बाकी 5 मिनट की क्लास में आप खुद से फीडबैक देना। जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है मॉक टेस्ट के पैक की, तो आप सभी को मैं सजेस्ट करूँगा टेस्टबुक.com। सेल एक्टिव हो चुकी है। इनका 1 साल का मॉक टेस्ट पास आपको 18 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी, और प्राइसेस भी डिस्काउंटेड है। 269 रुपीज़ फॉर दिस 18 मंथ मॉक टेस्ट पास। मॉक टेस्ट पास में आपको लगभग 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 500 से ज़्यादा एग्जाम्स के। इसमें आपको CGL के 1701 मॉक टेस्ट मिलेंगे, CHSL के 2329, CH जो है MTS के 1415। इसी तरीके से हज़ारों मॉक टेस्ट बैंकिंग, क्लरिकल, PO, प्रीलिम्स, मेंस, डिफेंस, रेलवेज, हर तरह के एग्जाम्स इसमें कवर्ड है। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा टेक्स्ट बुक का। लिंक से आपको पास दिखाएगा 18 महीने का 299 रुपये में, लेकिन इस पर एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं आप। कोड लगाएं YT10। जैसे ही इस कोड को आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, आपका प्राइस जो है घट करके हो जाएगा 269। पास का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। अगर आपको पास की नीड है, देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय द पास। चलिए फर्स्ट सेंटेंस है अपना। लेट्स अंडरस्टैंड दैट एन स्ट्रॉन्ग आर्मी कैन डू टू डिफेंड द बॉर्डर्स ऑफ अ नेशन। बहुत ही प्यारा सा भोला वाला सा सेंटेंस है, पर इसमें आपको बड़ी बड़ी एरर्स दिख रही होंगी। अगर नहीं दिख रही हैं तो भी ब्रेक करेंगे इसको, फिर ठीक है, आपको ब्रेक करके पता लगेंगी। सबसे पहला काम आपको इसको पढ़ने का है और मीनिंग निकालने का है। लेट्स अंडरस्टैंड, आओ समझें। लेट्स का मतलब होता है आओ, आसान भाषा में बता रहा हूँ। लेट अस को लेट्स बोलते हैं। करें जी, आओ समझें, क्या एक स्ट्रॉन्ग आर्मी कर सकती है, कैन डू, डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, बॉर्डर्स की यानी सीमाओं की, एक नेशन के, एक देश के। तो आओ समझते हैं एक स्ट्रॉन्ग आर्मी किसी देश की सीमाओं की रक्षा कैसे कर सकती है। सिंपल सेंटेंस। मिली कुछ एरर्स? चलो, जिनको नहीं मिली अब सेंटेंस को ब्रेक करो। सेंटेंस खुद बताएगा कि कहाँ पे एरर रखी हुई है। यही मजा है जो है एसबीटी टेक्निक का। ब्रेक करने के लिए मैंने सभी वर्ड्स को उनका अलग अलग कलर दे दिया है। ग्रीन कलर में नाउन, ब्लू कलर में एडजेक्टिव्स, रेड में वर्ब्स, हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों रेड में, और साथ में इन्फिनेटिव्स भी आपको रेड में मिलेंगे। टू प्ले, टू ईट, टू सिंग। कंजंक्शंस मिलेंगी येलो में अगर आई होंगी तो, एडवर्ब्स मिलेंगी पिंक में अगर आई होंगी तो, और फिर भी रह जाए जो डार्क ब्लैक कलर में, वो कहलाएगा प्रेपोजिशन। ऑफ, ऑन, बट, वाई, है ना, ये सब की सब जो हैं प्रेपोजिशंस को डार्क ब्लैक में रखा गया है। चलिए, अब सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए 3 रूल्स हैं। हर बार आपको बताता हूँ, अब तक आप सीख भी चुके होंगे। सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होगा। 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, कोई मना नहीं है। और सब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है, जो कि ग्रीन कलर में हमने रखा हुआ है। ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट जितने हैं कम से कम उतनी वर्ब्स जरूर होंगी। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वर्ब्स तो होंगी ही होंगी। 5 की जगह 10, 5, 15 जितनी मर्जी रख लो। रूल नंबर 3, डार्क ब्लैक में जो हमने छोड़ा है ऑफ, ऑन, एट, बाय, ये सब के सब जो है प्रेपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट जरूर लेंगी। और ऑब्जेक्ट वही होता है जो नाउन होता है। नाउन के 2 ही काम है सेंटेंस में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, है ना। तो सब्जेक्ट भी नाउन, ऑब्जेक्ट भी ग्रीन कलर का नाउन। अब थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी ब्रेक करेंगे ना तो समझ जाओगे आप। देखिए, लेट्स कुछ नहीं है, ये है लेट प्लस में अस। आ रही बात समझ में? लेट का मतलब है इजाज़त दो, और अस का मतलब है हमें। तो लेट्स का मतलब है हमें इजाज़त दो, या आसान भाषा में बोला जाए तो आओ, है ना। लेट्स गो, हमें जाने दो या आओ चलें। लेट्स प्ले, हमें खेलने दो या आओ खेलें, है ना। खुद को इजाज़त देने का मतलब तो कुछ है ही नहीं, किसी दूसरे को इजाज़त दी जाती है। जैसे आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं है। तो लेट का मतलब होता तो आज्ञा देना ही है, किसी को अलाउ करना ही है, लेकिन खुद को जब अलाउ करना होता है तो फिर ये आओ की बात करने लगता है। अब ये जो लेट है ना, लेट, ये एक वर्ब है।
अब वर्ब है तो सब्जेक्ट इसका होना चाहिए, सब्जेक्ट आपको दिया नहीं हुआ। तो एक बात आपको मैंने बहुत बार समझाई हुई है, अगर कोई सेंटेंस वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू हो जाए, अगर कोई सेंटेंस वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू हो जाए तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है और उसमें कोई ऑर्डर, कोई कमांड या सजेशन दिया होता है। और इन सेंटेंसेस के अंदर, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिट यू। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ प्ले द म्यूज़िक, इसका मतलब पता क्या है? गाना चलाओ। प्ले से सेंटेंस शुरू हो रहा है वर्ब के बेस फॉर्म से, इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको एक ऑर्डर दिया गया है। अब यहाँ पे यू जो है ना, यू ये अपने आप भी सब्जेक्ट बना हुआ है। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ प्ले द म्यूजिक, तो आप ही चलाओगे ना गाना, तो यू प्ले द म्यूजिक। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वर्ब की बेस फॉर्म से ही सेंटेंस को शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है लेकिन छुपा हुआ है यू, और वर्ब है लेट। चलिए, लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है अस। इजाज़त किसको देनी है? इजाज़त हमें देनी है, तो अस जो है उसको हमने एस लिख के छोड़ा हुआ है, लेट्स को शॉर्ट फॉर्म बना के। अच्छा, अस को क्या करना है? अस को अंडरस्टैंड करना है, तो लेट अस अंडरस्टैंड। लेट वर्ब की खासियत यही है कि जिस भी आदमी को आप लेट करते हैं उसको वर्ब की बेस फॉर्म में लेट करते हैं, जिस भी काम के लिए करना है। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। टू गो नहीं, टू प्ले नहीं, टू स्लीप नहीं, लेट मी स्लीप, लेट मी प्ले, लेट मी गो, लेट मी ईट, लेट मी टेल, लेट मी अंडरस्टैंड। तो ये जो अंडरस्टैंड, प्ले, गो, लेट वर्ब के बाद आप देखते हैं ये हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में होगा और ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एडजेक्टिव का काम करता है। और ज़्यादा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं घुसूंगा मैं, अस के लिए अंडरस्टैंड आया। समझ रहे हो? वर्ब आ गई, वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव आ गया। अब समझना क्या है? समझना ये है कि दैट यहाँ पे एक कंजंक्शन का काम करेगा और एक नए क्लोज को इंट्रोड्यूस करेगा। अब वो नए क्लोज का सब्जेक्ट कौन है? स्ट्रॉन्ग आर्मी, सब्जेक्ट नंबर 2। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, आर्मी को मॉडिफाई कर रहा है। एंड यहाँ पे एक आर्टिकल है जो आर्मी के लिए लगा है। एक आर्मी है ना, आर्मी तो ए से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है तो आपने एन लगाया। AEIOU, जिनमें ऐसी आवाज़ आती हो, जिन वर्ड्स में, उनको आप एन आर्टिकल देते हैं सिंगुलर के लिए। तो एन स्ट्रॉन्ग आर्मी, सब्जेक्ट नंबर 2। आर्मी की वर्ब है कैन डू, वर्ब नंबर 2। अच्छा, क्या करने के लिए? टू डिफेंड, डिफेंड करने के लिए। डू टू डिफेंड, वर्ब से वाई का रिप्लाई कर रहा है, ये इन्फिनेटिव। देखो है तो ये इन्फिनेटिव, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्ले, टू गो, टू ईट, है ना, टू इन्फिनेटिव कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है एडवर्बियल इन्फिनेटिव ऑफ रीजन, वाई का रिप्लाई कर रहा है। आर्मी क्यों करेगी? आर्मी डिफेंड करने के लिए करेगी, जो भी करेगी। तो आर्मी कैन डू टू डिफेंड। डिफेंड किसको करना है? डिफेंड करना है बॉर्डर्स को। इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है बॉर्डर्स नाम का नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है नेशन नाम का नाउन। प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट देना है। थोड़ा टेक्निकल चला गया मैं, लेकिन सेंटेंस आपके सामने पुर्जा खुल चुका है। एक बार रिपीट कर दूं, फिर बताओ एरर्स आपको दिखी या नहीं दिखी। सब्जेक्ट नंबर 1 है जी यू, जो कि यहाँ पे छुपा हुआ है, और इसकी वर्ब है लेट, वर्ब नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 2 है आर्मी, और इसकी वर्ब नंबर 2 है कैन डू। अब बाकी चीज़ें आपने अपने हिसाब से बिठा लो। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन शायद बाद में ये सिर्फ कंजंक्शन निकले। मैंने इसको ग्रीन कलर और येलो कलर दोनों दे रखा है। रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन और नाउन का या प्रोनाउन का मिक्सचर होता है। तो अभी देखते हैं ये क्या है, इसमें शायद आपको एरर भी मिलेगी। इसको अभी छोड़ दो, कंजंक्शन मान के रख लो। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, आर्मी को मॉडिफाई कर रहा है। टू डू यहाँ पे एक एडवर्बियल इन्फिनेटिव ऑफ रीजन है। आर्मी क्यों करती है? आर्मी डिफेंड करने के लिए करती है ना, एडवर्ब ऑफ रीजन वाई का रिप्लाई करने वाली। डिफेंड इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है बॉर्डर्स, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नेशन। एंड यहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्मी के लिए आया है। अंडरस्टैंड जो है अस नाम के इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। लेट अस प्ले, लेट अस गो, लेट अस अंडरस्टैंड, वर्ब की बेस फॉर्म है लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये आपका सेंटेंस था। अब ढूंढे एरर्स में। देखो पहली एरर जो है ना, इसमें तो कईयों के चक्षु खुल जाएंगे आज। मेरे को पता है इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं। आपने इतना तो सुना ही होगा AEIOU, ये यू नहीं है, ये ऊ है। ठीक है, जिन वर्ड्स के शुरुआत में ऐसी आवाज़ आती है, उन वर्ड्स के आगे अगर आपको सिंगुलर बनाना हो तो एन लगाया जाता है। ठीक है, एक एप्पल तो एन एप्पल, एक एलिफेंट तो एन एलिफेंट, ए ई ऊ ऐसी आवाज़ें आएँ तो एन लगाना है, एक वस्तु के लिए, एक आर्टिकल के लिए। और अगर इनमें से कोई ऐसी आवाज़ ना आ रही हो, का खा गा, कोई घै घोड़ा, घै हाथी, ऐसी कोई आवाज़ आ रही हो तो उसमें ए लगाना है। मतलब इन 5 कुछ सिलेबल्स को छोड़ दो, कोई और सिलेबल आ रहा हो तो ए लगाना है। द तो लग ही जाता है जब आपको डेफिनेट बनाना हो, उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सिंगुलर जब एक हो उसकी बात कर रहे हैं।
देखो, एप्पल के आगे आप एन लगाओगे, बार के आगे ए लगाओगे, ऑरेंज के आगे एन लगाओगे, इतना तो समझ रहे हो। अब ये बताओ यूनियन के आगे क्या लगाओगे। देखो यूनियन में आवाज़ ऊ की नहीं आ रही, यू की आ रही है। मैं फिर वही समझा रहा हूँ, जब यहाँ पे यू लिखा है ना यू, तो इसको ऊ मत समझ लेना, ये यू की आवाज़ है, इसके आगे अ लगेगा। अंपायर आगे यू लगा हुआ है लेकिन इसके आगे एन लगेगा। यूनिवर्सिटी आगे यू लगा हुआ है यू, तो इसके आगे अ लगेगा। आवाज़ को पकड़ना है ना कि वर्ड को, लेटर को मत पकड़ो, आवाज़ को पकड़ो। हाउस का मतलब है घर, ह से आ रहा है तो अ हाउस। एयर का मतलब होता है बारिश, ये एयर एयर है ना, ऐसी आवाज़ आ रही है तो एन एयर। और ऑनर में ओ की आवाज़ आती है, इसको हॉनर नहीं बोलते, हॉनर नहीं होता ये ऑनर होता है, ऑनर। तो ओ की आवाज़ आ रही है तो एन। तो देख रहे हो ना, एच के आगे एन भी लग रहा है, एच के आगे ए भी लग रहा है। एच से कनेक्शन नहीं है, आवाज़ से कनेक्शन है, कैसी आवाज़ आ रही है। यूरोपियन में यू की आवाज़ आ रही है तो अ लगेगा। यूओलजी यानी किसी की प्रशंसा, यू की आवाज़ आ रही है तो अ यूओलजी। यूनक, यूनक में यू की आवाज़ आ रही है तो अ यूनक। अब हमने क्या किया, इन सभी वर्ड्स की एक लिस्ट बना दी जिनका शुरू का लेटर आपको थोड़ा सा गुमराह कर सकता है। यूनिक में शुरू का लेटर यू की आवाज़ दे रहा है, आप इसको देखोगे तो एन लगाओगे, लेकिन यू की आवाज़ सुनोगे तो अ लगाओगे। यूनिक के आगे अ लगेगा, एन नहीं लगेगा। यूनियन के आगे अ लगेगा, यूनिट के आगे अ लगेगा। यूरोप, यूरोप तो आगे अ लगेगा, है ना। यूओलजी आगे अ लगेगा। यूनक आगे अ लगेगा, भले ही ई आ रहा हो, ई से कोई कनेक्शन नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही है की, बोला इसको यूनक जा रहा है, यूनक का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, ठीक है, ट्रांसजेंडर। वन में व की आवाज़ आ रही है, आगे अ लगेगा। यूज़ में अगेन अ जो है लगेगा, यू की आवाज़ आ रही है। एम टेक आगे एम लगा हुआ है, देखने में लगता है ए आएगा लेकिन एम टेक बोलते हैं एम, तो इसके आगे एन लगेगा। एन एम टेक, एन एम ए, है ना। एन ऑनर, एन आर, एन एयर, एन ऑनेस्ट, ये सारे एच वाले जो हैं आगे एन लेंगे क्योंकि इनमें आवाज़ ए की आ रही है ना कि हा की आ रही है। तो ये वर्ड्स को अपने दिमाग में बिठा लेना। यहाँ तक समझ गए तो अब गेम शुरू होता है। अब एडवांस लेकर के आता हूँ थोड़ा सा और आगे। याद रखना, ज़िंदगी में आर्टिकल जो है ए एन या द, आर्टिकल जो है ये आता तो नाउन के लिए, आता तो नाउन के लिए, लेकिन इसकी जो फॉर्म है ना, इसकी जो फॉर्म है, इसके इमीडिएटली बाद आने वाले वर्ड के हिसाब से होगी। आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, लेकिन इसकी फॉर्म जो है ना, इसकी फॉर्म इमीडिएटली जो बाद में नाउन आ रहा है उसके जो जो भी वर्ड आ रहा है किसी भी टाइप का, उसके हिसाब से फॉर्म बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनीज विच हैव अ या एन यूनिक प्रोडक्ट टू ऑफर पजेस प्राइसिंग पावर। कंपनीज जिनके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है ऑफर करने के लिए, वो जनरली पजेस करती हैं प्राइसिंग पावर को, प्राइस करने की ताकत को। यूनिक प्रोडक्ट होगा, वो जो मर्जी प्राइस रखें उसका, एप्पल का आईफोन चाहे 5 लाख का आ जाए तो भी लोग लेने लगेंगे, है ना। प्रोडक्ट यूनिक है अपने आप में। अब यहाँ बताओ ए लगाऊँ या एन लगाऊँ। देखो प्रोडक्ट जो है ना उसके लिए आया है ए या एन, यूनिक के लिए नहीं आया। एक यूनिक प्रोडक्ट है उनके पास, प्रोडक्ट एक है ना, सिंपल एक प्रोडक्ट की बात हो रही है। लेकिन ए या एन जो भी लगेगा, आया इसके लिए, लेकिन लगेगा अपने बाद आने वाले वर्ड के हिसाब से। बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है, बाद में आ रहा है यूनिक। यूनिक, यूनिक एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो इसके आगे य की आवाज़ आने की वजह से आप लगाएंगे अ यूनिक प्रोडक्ट। बात समझे। प्रोडक्ट के हिसाब से ए या एन को चूज नहीं करना, आएगा तो इसके लिए, गिनती तो इसकी बता रहा है, प्रोडक्ट एक है, लेकिन हिसाब जो होगा इसका, फॉर्म जो होगा वो बनेगा इसके इमीडिएटली बाद आने वाले वर्ड से। अब मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ यूनिक से पहले एक्सेप्शनली, समझना इस बात को, एक्सेप्शनली। जैसे ही मैं एक्सेप्शनली लिख देता हूँ, अब यूनिक से आगे एक और वर्ड आ चुका है, एक्सेप्शनल में ए की आवाज़ आ रही है, तो अब यहाँ पे एन लगेगा, एन एक्सेप्शनली यूनिक प्रोडक्ट। अभी भी ए एन जो आ रहा है प्रोडक्ट के हिसाब से आ रहा है, लेकिन फॉर्म कुछ जो उसने चेंज कर लिया, एक्सेप्शनली के हिसाब से वो एन बन गया। इसको निकाल दो, प्रोडक्ट यूनिक के हिसाब से जो है ए बन जाएगा। तो हमेशा आर्टिकल को बाद में आने वाले वर्ड के हिसाब से उसकी फॉर्म को चूज करें। समझे, चक्षु खुले आंखों के। लोग क्या सोचते हैं, सर प्रोडक्ट के लिए आया तो मैं प्रोडक्ट के हिसाब से इसकी फॉर्म चूज करूंगा। नहीं भाई, प्रोडक्ट का तो तू यहाँ से इसका कनेक्शन बिठा लेगा कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट है, लेकिन फॉर्म बनेगी जो इसके इमीडिएटली बाद में आने वाले वर्ड है उसके हिसाब से। एक सेंटेंस और देख लो, आई अवेटेड फॉर यू फॉर ए या एन आर आउटसाइड द रेस्टोरेंट। मैंने आपके लिए 1 घंटा इंतजार किया रेस्टोरेंट के बाहर। आर जो है, आर आ की आवाज़ आ रही है, एन आर चूज़ करूँगा, ए गलत है। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ रेस्टलेस,
बेचैनी भरा, रेस्टलेस मतलब बेचैनी भरा। मैंने आपके लिए एक बेचैनी भरा घंटा इंतजार किया रेस्टोरेंट के बाहर। अब रेस्टलेस में र की आवाज़ आ रही है तो अब यहाँ पे ए लगेगा, समझे। वैसे तो लिखना चाहिए एन आर, घंटे के लिए एन आया है, लेकिन बीच में अगर रेस्टलेस लगा दूँ तो फिर रेस्टलेस आर लिखना पड़ेगा। प्लस में रेस्टलेस प्लस में आर, फॉर्म को रेस्टलेस के हिसाब से बनना है। अब मेरे हिसाब से एक भी बच्चा इस कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करेगा, समझ गए। चलो, यहाँ पे इस सेंटेंस में एक एरर मैंने और छोड़ी है किसी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जो लोग पकड़ पाए वो कमेंट्स में जाके लिख के बताओ, जो नहीं पकड़ पाए वो भी जाना कमेंट्स में, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा किसी ना किसी का आंसर, है ना। एक एरर मैंने हिडन छोड़ी है। चलो अब इस कॉन्सेप्ट पे आओ, अगर आप इतना समझ गए तो। स्ट्रॉन्ग आर्मी में आर्मी के लिए एन आया है, लेकिन क्या आर्मी के हिसाब से आएगा क्या? आ की आवाज़ आ रही है। स्ट्रॉन्ग ना होता तो एन सही था, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग बीच में लग गया है तो यहाँ लिखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग प्लस में आर्मी। तो ये थी आपकी एरर नंबर 1, बड़ी बड़ी जो आपको दिखनी चाहिए थी। अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे। ये जो मैंने आपको बताया ना लेट्स, जिसको मैंने बोला लेट प्लस में अस, ये एक्चुअल में लेट्स नहीं होता, लेट अपोस्ट्रोफी एस होता है, लेट अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। ये जो लेट्स है ना, लेट्स, ये लेट वर्ब की प्रेजेंट जो है फॉर्म है। लेट सेकंड फॉर्म भी लेट, थर्ड फॉर्म भी लेट, लेट 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 ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर आप सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे हो तो आप लेट्स लगाओगे ना। ही लेट्स मी गो, ही लेट्स मी प्ले, माई कॉलेज लेट्स मी सिट इन दिस एग्जाम, है ना। प्लेज, गोज, वैसे ही लेट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर वाली। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर वाली मैं लगा के रखा हूँ यहाँ पे, जो नहीं होनी चाहिए। मुझे एक्चुअल में अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना चाहिए अगर लेट प्लस में अस को मैं लिखना चाह रहा हूँ। ये आपकी एरर नंबर 2। अब आ जाओ एरर नंबर 3। तीसरी एरर भी बड़ी खूबसूरत है, 2-3 दिन पहले एडिटोरियल में आपको करवाई थी। रिलेटिव प्रोनाउन जो वट है, रिलेटिव प्रोनाउन जो वट है, इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं है, ये किसी भी चीज़ को रिफ़र नहीं करता। टेक्निकली समझ लिया आपने, अब इसको प्रैक्टिकली समझो। इट वॉज हार्ड टू बिलीव इन द स्टोरी वट या दैट ही हैड टोल्ड एवरीवन। ये बड़ा मुश्किल था बिलीव करना उस स्टोरी में, उस कहानी में जो उसने सभी को बताई थी। अब मुझे वट और दैट में से एक को चूज़ करना है। पहले मुझे बताओ, क्या कोई जिस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, जिस चीज़ में बिलीव इन कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बताया गया आपको? बिल्कुल बताया गया, स्टोरी तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ना, उसके लिए एंटीसीडेंट ऑलरेडी दिया हुआ है ना। नाउन दिया हुआ है एंटीसीडेंट के तौर पे, तो एंटीसीडेंट मिल गया। अगर एंटीसीडेंट मिल गया तो फिर वट का कोई काम नहीं है। वट तो एक स्पेशल रिलेटिव प्रोनाउन है, स्पेशल, खास, जिसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। जब एंटीसीडेंट आ गया तो स्टोरी दैट ही टोल्ड या हैड टोल्ड एवरीवन। अब अगला सेंटेंस देखो, सेंटेंस वही है। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट या वट ही हैड टोल्ड एवरीवन। थोड़ा सा मीनिंग बदला है। ये बड़ा ही मुश्किल था बिलीव करना जो उसने सभी को बताया। अब यहाँ पे बिलीव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इन भी लगा सकते हो, बिलीव इन। स्टोरी थी, बात थी, कहानी थी, सच था, किस्सा था, जो भी चीज़ है ना वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई। जिस चीज़ में बिलीव करना था वो चीज़ तो दी नहीं हुई। तो बिलीव इन के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज़ करना है उसका कोई एंटीसीडेंट नाउन नहीं है। जब वो चीज़ बताई नहीं हुई तो सीधे सीधे यहाँ लगेगा वट। समझ गए? अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करूँ तो ये सेंटेंस देख के आपको लग रहा है कि यहाँ पे दैट आएगा। लेट अस अंडरस्टैंड, आओ समझें। क्या समझे भाई, क्या समझे? जो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी कर सकती है डिफेंड करने के लिए अपने बॉर्डर्स को, नेशंस के। लेट अस अंडरस्टैंड दैट नहीं वट। आ रही बात समझ में? अंडरस्टैंड क्या करना है, वो चीज़ तो लिखी नहीं हुई। लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्ट, लेट अस अंडरस्टैंड जो भी चीज़ होती है, अगर वो चीज़ लिख देता तो फिर दैट लगा के मैं बता सकता था। लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी कैन डू टू डिफेंड द बॉर्डर्स ऑफ नेशन। फैक्ट भी नहीं आएगा, कुछ और चीज़ आनी चाहिए यहाँ। समझ गए ना? जब आपके पास अंडरस्टैंड नहीं है तो फिर दैट का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पे वट को लगाएं। अब यहाँ से आपका बेस बिल्ड हो गया। आगे के 2 सेंटेंस के अंदर यही वाली एरर्स बार बार रिपीट होंगी, आपको बार बार पकड़नी है। तो ये तीसरी एरर थी आपकी, वट लगना था दैट की जगह। पहली एरर थी आर्मी के लिए ए लगना था, दूसरी एरर थी लेट की जगह यहाँ पे लेट्स में अपोस्ट्रोफी को ऐड करना था। चलो आओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। इसी वट वाले के अंदर 2 सेंटेंस मैंने लास्ट में लिखे हुए हैं, दोनों को सही करो। आई हैड ऑलरेडी एक्सपेक्टेड दैट यू आर टेलिंग मी नाउ। मैंने पहले से ही आशा करके रखा हुआ था जो तुम अभी मुझे बता रहे हो। क्या लगाऊं, दैट लगाऊं या वट लगाऊं? पहले के अंदर क्या लगाना है कमेंट्स में डालो। दूसरा वाला बताओ, नो वन हैड एंटिसिपेटेड द फेट वट द गैंगस्टर मेट इन द एंड। किसी को भी उस भाग्य के या उस नसीब के
किसी ने भी उस भाग्य या नसीब को एंटिसिपेट नहीं किया था। फेट का मतलब होता है नसीब, एंटिसिपेट करना यानी एक्सपेक्ट करना। तो किसी ने भी उस नसीब को, उस गति को एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंटिसिपेट नहीं किया था, जिससे ये गैंगस्टर जा मिला अंत में जा करके। मतलब किसी को भी आशा नहीं थी गैंगस्टर की ये गति होगी, एंटिसिपेशन ऐसी नहीं थी। तो वट लगाऊं या दैट लगाऊं? 1 नंबर 2 नंबर ऐसे ही आंसर डाल देना कमेंट्स में। 1 नंबर में दैट आएगा, 2 नंबर में वट आएगा, या क्या लगना है? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंटेंस आपके सामने है, फटाफट से पढ़ेंगे। जो एरर सभी सिखाई हैं वो यहाँ पे शायद रिपीट भी हो जाएंगी। मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्रीज आर एडिशनली फॉर दोज सीक एन एकेडमिक करियर और एन स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फील्ड। मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्रीज जो हैं वो एडिशनली होती हैं, वो अलग से होती हैं उन लोगों के लिए, फॉर दोज के लिए जो सीख करते हैं, जो मांगते हैं या जो चाहते हैं एक एकेडमिक करियर को, एक पढ़ाई वाले करियर को, है ना। कॉलेज में पढ़ाएं, स्कूल में पढ़ाएं, प्रोफेसर बने, या फिर एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग को, खास अंडरस्टैंडिंग को किसी फील्ड की। तो अगर आपको मास्टर या डॉक्टरल करना है ना, तो या तो आप प्रोफेसर ही बनना चाहते हो, या आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ करके न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहते हो। स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हो किसी फील्ड में, तभी ऐसा काम आप कर पाओगे। सेंटेंस आपने समझ लिया, अब निकालेंगे एरर्स। चलिए, मास्टर्स एंड डॉक्टरल दोनों एडजेक्टिव्स हैं और दोनों आए हैं डिग्रीज़ के लिए। और जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाएं तो एंड से भी जुड़ जाते हैं। एंड का काम ही यही है, सब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को, प्रेपोजिशंस को, प्रेपोजिशन तो छोड़ो, इन सबको मिलाना है ना। तो ये दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं और डिग्रीज नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। डिग्रीज आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1। डिग्रीज की वर्ब नंबर 1 बिल्कुल सीधी सीधी लिखी हुई है। फॉर प्रेपोजिशन है, एडिशनली एक एडवर्ब है। एडिशनली मतलब अलग से, ये उनके लिए अलग से होती हैं, है ना, एडिशनली होती हैं, एक एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब यहाँ क्या कर रही है, ये आपसे एक सवाल है। सेंटेंस को पूरा ब्रेक करेंगे, फिर देखेंगे इस एडवर्ब को क्या सूटेबली चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हो सकता है सही भी हो, आगे बढ़ो अभी तो। फॉर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है दोज, दोज की वर्ब है सीख। दोज को सब्जेक्ट नंबर 2 मान लूँ, वर्ब नंबर 2 सीख मान लूँ, ऐसा कर लूँ? भाई वर्ब तो दी हुई है आपको, वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए होगा, सब्जेक्ट को इसको बना लेते हैं और वर्ब इसको बना लेते हैं। दोज प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, सब सही तो है। बस दो जो है ना, इस फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। कहने का मतलब ये, सीख का मतलब होता है चाहना, किसी चीज़ को मांगना। सीख वर्ब का ऑब्जेक्ट है करियर। एकेडमिक यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। एकेडमिक आ की आवाज़ कर रहा है इसलिए एन लगाया गया है। अगर एकेडमिक ना लिखा होता तो फिर अ करियर लिख देते, याद है ना वो कॉन्सेप्ट पुराना वाला। यहाँ पे एन लगाया गया, तो सीख वर्ब का ऑब्जेक्ट करियर। या फिर और कंजंक्शन के बाद में सीख वर्ब का दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग। या तो आपको करियर चाहिए या आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दोनों में से एक चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग है स्पेसिफिक जो है एक एडजेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग को मॉडिफाई कर रहा है, एन आया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है फील्ड। समझ गए इतना? चलो एक बार रिपीट कर दूं, सिंपल सा सेंटेंस है ये, ज़्यादा इसमें महाभारत है ही नहीं। सब्जेक्ट नंबर 1 डिग्रीज, सब्जेक्ट नंबर 2 दोज, वर्ब नंबर 1 आर, वर्ब नंबर 2 सीख। करियर जो है ऑब्जेक्ट नंबर 1 है इस वर्ब का, अंडरस्टैंडिंग जो है ऑब्जेक्ट नंबर 2 है इस वर्ब का, दोनों जुड़े हुए हैं और नाम की कंजंक्शन से। स्पेसिफिक एडजेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग को मॉडिफाई कर रहा है। एकेडमिक एक एडजेक्टिव है, करियर को मॉडिफाई कर रहा है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है फील्ड। मास्टर्स एंड डॉक्टरल दोनों एडजेक्टिव हैं, एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों मिल करके डिग्रीज नाम के सब्जेक्ट नंबर 1 को मॉडिफाई कर रहे हैं। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट आपने दोज को बना दिया। एडिशनली एक एडवर्ब है। अब देखो गलतियां कहाँ हैं। सबसे पहली और सबसे भारी गलती जो भी आपको दिखाई थी मैंने और सिखाई हुई थी, भाई एकेडमिक के हिसाब से एन लगाया है, आया है करियर के लिए। करियर होता है क से शुरू होने वाला, आना चाहिए अ, लेकिन एकेडमिक आ गया बीच में तो फिर एन लगा दिया। समझ चुके हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये काम फिर यहाँ भी करना था ना भाई, अंडरस्टैंडिंग के लिए अ की आवाज़ सुन के आपने एन लगा दिया, लेकिन स्पेसिफिक भी तो लिख दिया ना बीच में। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये एन अभी भी इसी के लिए आया है, लेकिन इसकी फॉर्म जो है ना, जो इसके बाद वर्ड होगा उसके हिसाब से होगी। ये एक को बता रहा है और एक अंडरस्टैंडिंग की बात ही करेगा, लेकिन अपनी फॉर्म को ए और एन में स्विच कर सकता है आने वाले वर्ड के हिसाब से जो इमीडिएटली बाद में आ रहा हो। तो इसके इमीडिएटली बाद में एकेडमिक आ रहा था तो ये ए से एन बन गया। इसके इमीडिएटली बाद स्पेसिफिक आ रहा था तो इसको एन से ए बन जाना चाहिए। एरर नंबर 1, स्पेसिफिक स की आवाज़ आ रही है तो अ बनेगा ना कि एन। ठीक है, जो करियर जो आपने सीखा था ना अभी वही वाला यहाँ पे अप्लाई करवा रहा हूँ। चलो दूसरी एरर कहाँ है भाई? सब्जेक्ट है नंबर 1 ये, वर्ब है नंबर 1 ये।
सब्जेक्ट है नंबर 2 ये, वर्ब है नंबर 2 ये। पर ये जो सब्जेक्ट 2 है ना, ये फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। ध्यान रख लेना, एक नाउन जो है ना, अगर वो किसी का ऑब्जेक्ट बन गया ना, किसी प्रीपोजिशन का, किसी वर्ब का, तो फिर सब्जेक्ट बनने की क्षमता उसमें नहीं रह सकती। समझे? ये एक ही काम कर सकता है, या तो सब्जेक्ट बनवा लो या ऑब्जेक्ट बना लो। दो दो नौकरियां ऐसे नहीं हो सकती। एक ही नाउन को पकड़ लिया आपने, उसकी पूंछ, बाल पकड़ लिए उसको, पहले तो बाल पकड़ा दिए इसको फॉर को, बोले तू इसका ऑब्जेक्ट बन जा, फिर इसकी पूंछ पकड़ा दी सीख को, बोले तू इसका सब्जेक्ट बन जा। तो नाउन में इतनी क्षमता नहीं है दो दो नौकरियां करने की, वो एक ही नौकरी करेगा। या तो ऑब्जेक्ट बना लो या इसका सब्जेक्ट बना लो। अब करें क्या, इसको सब्जेक्ट चाहिए और इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई ये वर्ड बीच में लगाएं क्या? देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो इसको इसका ऑब्जेक्ट मान के बीच में इसके लिए एक सब्जेक्ट लगा दो, दोज के लिए आ जाएगा हु, दोज हु सीक एन एकेडमिक करियर, वो लोग जो चाहते हैं एक पढ़ाने लिखाने वाला करियर या स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग। तो सब्जेक्ट नंबर 2 बन जाएगा हु, जो कि बीच में से मिसिंग होगा। तो एक तरीका तो ये है, सब्जेक्ट नंबर 2 हु, वर्ब नंबर 2 सीक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो आपका एग्जामिनर भी आपसे चाहता है, वो ये चाहता है कि इसको वर्ब मानना बंद कर दो, एक ही सब्जेक्ट बनाओ और एक ही वर्ब बनाओ, और ये जो वर्ब रखी हुई है ना, इसको एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दो। दोज नाम के नाउन को ये मॉडिफाई कर लेगी एडजेक्टिव बन के। वो लोग जो मांग रहे होते हैं, दोज, दोज सीकिंग, सीकिंग। समझ गए? प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दो इसको। भाई वर्ब से हट गया, ये सब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो अपने आप ही किसी नाउन को अपना मॉडिफाई करके उसको अपना सब्जेक्ट मान लेता है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल को सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, वो नाउन को मॉडिफाई करता है। नाउन आपके पास दिया हुआ प्रोनाउन है, दोस्त है ना। तो दोनों में से किसी भी तरीके से इसको सही किया जा सकता है। अगर पेपर में आया हो तो जनरली एग्जामिनर आपसे प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछना चाहेगा, नया वर्ड वो आपसे ऐड नहीं करवाएगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैं इसको सही भी कर सकता हूँ वो लगा के। तो ये थी आपकी एडवांस्ड एरर नंबर 2, ये थी आपकी एरर नंबर 1 सिंपल वाली। अब आ जाओ एरर नंबर 3। देखो, सब्जेक्ट है ना, और जो वर्ब है उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है अगर वर्ब बी फैमिली की मेन वर्ब बन के आई है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बिन, ये 8 वर्ब्स अगर मेन वर्ब बन के सेंटेंस में आ जाएं तो उसके बाद में एक वर्ड लेंगी जो होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो एम आ गया बीच में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना, एक नाउन है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, शी इज ब्यूटीफुल, वो बड़ी सुंदर है। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आ गया। तो कहना ये चाह रहा हूँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन और एडजेक्टिव ही बनते हैं। एडवर्ब बनती है लेकिन एक बहुत खास केस है, 99.99999% केसेस में वो एडवर्ब वाला केस नहीं बनेगा, है ना। तो आपको यही मान के चलना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपने बाद नाउन या एडजेक्टिव को लेगा। तो एडवर्ब को निकाल दो यहाँ से, आप यहाँ लिखो एडिशनल, ठीक है, LY को हटा दोगे, एडिशनल से एडिशनल, इसे एडिशनल बना दोगे, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये थी आपकी एरर नंबर 3। चलिए, आज क्लास थोड़ी सी लेट है, एक सेंटेंस और करवाना था आपको और फिर एक सेंटेंस आपको क्विज में देना था। एक काम कर लेते हैं, भले ही ये क्लास मैं कल करवा दूंगा, ये बाकी के 2 सेंटेंस आपको खुद करने को दे रहा हूँ अभी। फर्स्ट सेंटेंस है, एरर्स ढूंढो इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका प्यारा सा, सबको निकालनी है, इसमें आनी चाहिए। और ये आपका सेकंड सेंटेंस, बहुत छोटा सा है, एरर इसमें ढूंढ के बताओ। कोशिश करूंगा मैं कल दिन में आधे घंटे की 20 मिनट की क्लास लेके दोनों सेंटेंसेज आपको करवा दूं, है ना, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो हो ही जाएगी। दोनों सेंटेंसेज के आंसर इसी क्लास के फर्स्ट कमेंट में है, वीडियो के नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में आंसर रखे हुए हैं, मैच कर लो। बाकी कल या नेक्स्ट वीक में क्लास होगी, वहाँ से आपको डिटेल में इसका सोल्यूशन करवाएंगे। चलिए, मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट। अंटिल देन, साइनिंग आउट। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी रिपोर्ट वैसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है, अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और PO, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट